name is Kashish Chauhan, and today I am going to present a topic in front of you. So my topic name is जनजाति और राजनीति. As you can see in the slide, my topic name is जनजाति और राजनीति. तो इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनजाति क्या होती है और राजनीति से वो किस प्रकार से कनेक्ट है. ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है. आगे हम देखते हैं कंटेंट में कि इस वीडियो में एक्चुअली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो इस वीडियो में हम पहले देखेंगे कि जनजाति क्या होती है, फिर इनकी भारत में प्रमुख कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, और फिर हम देखेंगे इनकी विशेषताएं और इनके द्वारा देखी जाने वाली चुनौतियाँ, और फिर पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची. देन फिर हमारे भारतीय संविधान के या फिर हमारे देश में क्या प्रावधान किए गए हैं जनजातियों के लिए, हम वो डिस्कस करेंगे. एंड देन एट द एंड हम डिस्कस करेंगे वन अधिकार अधिनियम के बारे में. वन अधिकार अधिनियम कैसा है, इसको हम डिटेल में आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हमारा कंटेंट आगे बढ़ते हैं. हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जनजाति आखिर होता क्या है. तो जनजाति, अक्सर हमने दो शब्द सुने होंगे. पहला है अनुसूचित जनजाति और दूसरा है अनुसूचित जाति, जिसको हम एसटी और एससी नाम से अधिक तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं. ये एसटी और एससी है क्या, पर हम समझते हैं जनजाति क्या होती है. तो जनजातियों के लिए अक्सर एक शब्द यूज़ किया जाता है, वो है आदिवासी. ये जनजाति एक ऐसा समूह होता है, लोगों का समूह होता है जो कि आदिवासी है, यानी कि जो कि अभी भी जंगलों में निवास करते हैं. हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो समाज है, उससे भिन्न वो आज भी एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जो कि हम लाखों साल पहले जिया करते थे. जंगलों में रहना, जंगलों में ही अपना जो है जीवन यापन करना, और काफ़ी कम रिसोर्सेज में अपनी ज़िंदगी को चलाना. वो वैसे ही ज़िंदगी जीते हैं, अपने परंपरागत जो तकनीक है, परंपरागत जो मान्यताएं हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं. तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं जनजाति. ये जनजातियाँ हैं जो कि हमारे आज के समाज से एकदम अलग हैं और अपने जंगलों में अपनी एक भिन्न ज़िंदगी जी रहे हैं. हमारे जो हम हमारे हमसे जीते हैं उससे वो पूरी तरीके से अपरिचित है. तो इनको हम जनजातियों के नाम से जानते हैं. फिर एक वर्ड आता है जाति. जाति क्या होता है, अनुसूचित जाति क्या होता है. तो जाति को हम एससी, जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, इनको हम ऐसे समूह, ऐसे ग्रुप के रूप में समझते हैं जो कि दलित हैं. इनके लिए दलित शब्द यूज़ किया जाता है. ये ऐसे ग्रुप होते हैं, ये ऐसे लोगों का समूह होता है जो कि आज भी दलित है. दलित यानी कि बहुत ही दबा हुआ है, आर्थिक, सामाजिक, अन्य रूपों में काफ़ी पिछड़ा है. ऐसे लोगों को हम दलित लोगों के रूप में जानते हैं. भारतीय संविधान में हमारा भारतीय संविधान है, हमारे देश में लोकतंत्र है, जहाँ पे सभी व्यक्तियों को उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने का पूर्णतः अधिकार है. इसी को देखते हुए हमारे भारतीय संविधान निर्माणकर्ताओं ने इस बात को आवश्यक समझा कि जो भारत के दलित वर्ग हैं या भारत के ऐसे वर्ग हैं जो कि अलगाव की ज़िंदगी जी रहे हैं, अपना ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं और एक सामान्य मनुष्य से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, उन व्यक्तियों का भी विकास आवश्यक है. उन्होंने इस आवश्यकता को समझा और उनके लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए. इसी के आधार पर उनको दो अलग वर्गों में बांटा गया. ऐसे लोगों को एक को बोला गया अनुसूचित जनजाति, जो कि ट्राइब्स होती हैं, जो कि जंगलों में निवास करती हैं. दूसरा अनुसूचित जाति, जो कि हमारे समाज में निवास करती है लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही पिछड़ी हुई है. तो ऐसे लोगों को हमने इन दो कैटेगरी में हमारे भारतीय संविधान में बांटा गया है. इस वीडियो में हम बेसिकली फोकस करेंगे जनजातियों के बारे में. जनजाति एक ऐसा समूह होता है, जिसपे लोग इतना ज़्यादा विचार विमर्श करना या फिर उनके प्रति बहुत ही उदासीन है. मतलब उनको उनकी आवश्यकताओं को वो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं. लोगों को लगता ही नहीं है कि आवश्यक टॉपिक है डिस्कस करने के लिए. तो वो लोग जो है हमारे समाज से कहीं ना कहीं कट गए हैं. उन लोगों के लिए कोई भी मतलब लोगों में कोई रुचि नहीं है उन लोगों के जानने की. वो लोग एकदम अलग ही ज़िंदगी जी रहे हैं. हमें उनसे कोई मतलब नहीं, उनको हमसे कोई मतलब नहीं, ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं. लेकिन ये धारणा बहुत ही गलत है, क्योंकि वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, हमारे देश का एक हिस्सा है. तो सबकी ज़रूरतें पूरी हों, इसी के विषय में सबको हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक की आवश्यकता को समझना होगा. तो हम अब आगे वाली साइड में देखते हैं भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में. हमने देखा है कि भारत में भी जो है भारत की आबादी का एक बहुत ही बड़ा भाग जो है जंगलों में निवास करता है आज भी, और इनकी संख्या बहुत ही अधिक है. भारत की करीबन 18% आबादी जो है वो जनजातियों की है. और उनमें से हम अब पढ़ेंगे कुछ प्रमुख जनजाति भारत की. उसमें से पहला नाम आता है गोंड का. गोंड एक जनजाति है जो कि जंगलों में निवास करती है, और ये जो है भारत की एक बहुत ही प्रमुख जनजाति है. फिर उसी के साथ संथाल हो गया, भील है, मुंडा है, गारो है, नागा है, खासी है, लेपचा है, बोडो है, टोडा है. ये सारी की सारी जनजातियाँ हैं जो कि भारत के जंगलों में निवास करती हैं. इनके अलावा भी भारत में काफ़ी अन्य भी जनजातियाँ हैं. ये मेजर जनजातियाँ हैं जो कि भारत में निवास करती हैं. इनकी विशेषताएं, जनजातियाँ जो होती हैं, हर एक जनजाति की सभी जनजातियों की एक विशेषता, एक विशेष गुण पाया जाता है. उनको डिस्कस करते हैं. पहला, हर एक जनजाति का एक नाम होता है. जैसे कि हमने पिछले हेड में देखा, गोडो है, टोडो है, बोडो है, संथाल हो गया, भील हो गया, लेपचा हो गया. ये जनजातियों के नाम हैं. तो हर एक जनजाति का अपना एक नाम होता है. दूसरी विशेषता है कि सामान्य भूभाग. हर एक जो जनजाति होती है उनका एक कॉमन एरिया होता है जहाँ पर वो निवास करती हैं.
ठीक है, जैसे कि संथाल हो गया, ये बेसिकली उड़ीसा के इलाकों में ज़्यादा मिलती है, और ये भील वगैरह हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में ज़्यादा पाई जाती हैं ऐसी जनजातियाँ। तो जनजातियों का निश्चित भूभाग होता है, ये उसी निश्चित भूभाग में ही निवास करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये मतलब उनका बहुत ही बड़ा ग्रुप है तो ये पूरे भारत के स्पेसिफिक पार्ट में फैली हुई होंगी, ऐसा नहीं होता है। कुछ छोटे से एरिया तक ये सीमित होती हैं, लेकिन ये विस्तृत पूरे भारत में मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग जनजातियाँ पाई जाती हैं। थर्ड विशेषता है कि जनजातियाँ परिवार का समूह होता है, यानी कि जो जनजातियाँ होती हैं वो आपस में पारिवारिक संबंधों से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, आप जो है परिवारों का एक समूह होता है, काफ़ी सारे परिवार मिलकर एक जनजाति का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर अन्य विशेषता है सामान्य भाषा। इन जनजातियाँ होती हैं, इनके जो लोग होते हैं, एक जनजाति के लोग बेसिकली, उनकी भाषा भी सामान्य होती है, कॉमन होती है। वो कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन भाषा में जो है वार्तालाप करते हैं, और उनकी भाषा जो है हमारी भाषा से काफ़ी अलग होती है। अगला है अंतर्विवाह। मतलब यहाँ पर अंतर्विवाह का सिस्टम चलता है, मतलब यहाँ पर कोई जाति गोत्र वगैरह नहीं देखा जाता, अंतर्विवाह कर लिया जाता है। ठीक है, मतलब अपनी ही जाति के, अपने ही मतलब कबीले के लोगों से विवाह हो जाता है। सिक्स विशेषता है कि शिक्षा का अभाव। शिक्षा का पता ही है हमें कि एकदम ही ये लोग अलग ज़िंदगी जीते हैं, जंगलों में आदिवासी की ज़िंदगी जीते हैं, तो शिक्षा का तो कोई सवाल नहीं होता। शिक्षा जो है उनको नहीं प्राप्त हो पाती है। वही अपनी पुरानी तकनीकों, पुराने जो उनके पूर्वज ने सिखाते हैं, वही जो है आगे सीखते हैं। अगला है आत्मनिर्भरता। ये जो जनजातियाँ होती हैं ये पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होती हैं, अपना हर कार्य ये खुद करते हैं, अपना हर छोटी छोटी आवश्यकताओं को ये स्वयं पूरा करते हैं। ठीक है, अपना खाने से लेकर हो गया, कैसे खाने का इंतज़ाम करना है, और मतलब कैसे मतलब घरों की व्यवस्था करनी है, आवास की व्यवस्था करनी है, कैसे अन्य जल की आदि चीज़ों की व्यवस्था करनी है, सारे काम खुद करते हैं। 8 विशेषता है अलगाववाद की। इनकी एक ये जो है अलग ही ज़िंदगी जीते हैं, जंगलों में जाके सामान्य जो हम सोसाइटी में, सामान्य समाज में जो हम रहते हैं उससे अलग ही ये जीवन जीते हैं। अब हम देखते हैं चुनौतियाँ, कि क्या क्या चुनौतियों का इन्हें सामना करना पड़ता है। पहली तो है गरीबी। ठीक है, मतलब बहुत ही दरिद्रतापूर्ण लोग जीवन ही जीते हैं, क्योंकि जंगलों में बताइए हमें इतनी ज़्यादा सुविधाएँ नहीं होती हैं, तो काफ़ी अधिक जो है इनको गरीबी का सामना करना पड़ता है। सेकंड चीज़ है शोषण। इनका शोषण बहुत होता है। ठीक है, जंगलों में मतलब कभी भी इनको मतलब सरकार से आम लोगों से जो है फिर इनको सामना करना पड़ता है। अगला है आर्थिक और तकनीकी पिछड़ापन। ठीक है, आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। ये तकनीक तो उनकी जो पुरानी परंपरागत तकनीक है उन्हीं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि चुनौती है इनके अस्तित्व के लिए। फिर ज़मीनी विवाद और विस्थापन की समस्या तो मतलब बहुत ही विकराल समस्या है इनके लिए, क्योंकि कभी भी जो जिन मूल स्थानों में ये रहे हैं, ठीक है, जिन मूल स्थानों में इनके पूर्वज रहे हैं, कई बार क्या होता है उन्हीं मूल स्थानों से इनको विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये लोग अपने कल्चर से बहुत अधिक जुड़े हुए होते हैं और कोई भी फैसले का समझा नहीं करते, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ परियोजनाओं की वजह से इनको विस्थापित कर दिया जाता है। तो ये सब एक समस्याएँ हैं। अगला है सांस्कृतिक बाधाएँ, सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएँ, कि ये अपनी संस्कृति से बहुत जुड़े हुए होते हैं और वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार इनको इनके प्रति जो है काफ़ी अधिक दबाव बनाया जाता है, ताकि जो कि इनकी संस्कृति पर कहीं ना कहीं प्रहार का काम करती है। अगला शिक्षा का अभाव। फिर उदासीनता किसकी? आम समाज की उदासीनता, प्रशासन की उदासीनता, क्योंकि प्रशासन हो गया, फिर लोग भी हो गए, वो इनके प्रति उदासीन है, इनकी आवश्यकताओं को इतना अधिक ध्यान में नहीं रखते हैं, जिसके कारण की स्थिति जो है दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। आगे हम पढ़ेंगे संविधान, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे संविधान में प्रावधान कर इन लोगों के लिए, इन लोगों के विकास के लिए, इनकी जनजातियों के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, क्या क्या प्रावधान किए गए, ताकि जनजातियों को भी जो है साझा जो विकास होता है उसका अनुभव करवाया जा सके। तो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची, हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें से हम 5वीं और 6ठी अनुसूची चर्चा करेंगे, जो कि जनजातियों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है, कि जो जनजातीय इलाके होते हैं, जनजातीय क्षेत्र होते हैं, उनका प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाएगा, उनका नियंत्रण किस प्रकार रखा जाएगा। और ये बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 यानी 244A में कही गई है। अगले पॉइंट आता है कि भारत के अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्र की अभिव्यक्ति का अर्थ ऐसे क्षेत्रों से है जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो जनजातियों के प्रशासन, जनजातियों पर नियंत्रण का जो सवाल है वो एक जनजातीय क्षेत्र के आधार पर होता है, कि जनजातीय क्षेत्र यानी कि जहाँ पर जनजाति रहती हैं उनके क्षेत्र का नियंत्रण किस प्रकार किया जाएगा और कैसे किसी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाएगा। तो ये कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति आदेश देकर किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है। अब हम प्रावधान पर चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो पहला प्रावधान जैसे कि राज्यपाल को क्या होता है सालाना या फिर जब राष्ट्रपति का आदेश हो उसे राष्ट्रपति के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, और ये रिपोर्ट अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित होती है, कि मतलब किस प्रकार से प्रशासन चल रहा है उससे संबंधित ये रिपोर्ट होती है। फिर आता है कि केंद्र सरकार के पास अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन संबंध में राज्य को निर्देश देने की कार्यकारी शक्ति होती है।
सेकंड, इसी पाँचवीं अनुसूची की प्रावधानों पर चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें ये प्रावधान भी है कि केंद्र सरकार के पास एक कार्यकारी शक्ति होगी कि वह अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित कोई भी आदेश वगैरह दे सकता है। अगला है जनजाति सलाहकार परिषद, यानी कि TAC, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की स्थापना कि अनुसूचित क्षेत्रों में कुछ ट्राइबल सलाहकार, यानी कि ट्राइबल एडवाइजरी कमीशन की स्थापना की जाए, जो कि क्या काम करेगी, अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए, के कल्याण के लिए, की उन्नति के लिए सलाह देना काम करेगी कि किस प्रकार को जो है उनका विकास अधिकतम से अधिकतम विकास किया जा सके। अगला है राज्यपाल राज्य के किसी भी क्षेत्र की शांति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकता है। ठीक है, राज्यपाल को शक्ति दी गई है कि वह अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में कोई भी नियम वगैरह बना सकता है। अगला है राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना जारी कर निर्देश दे सकता है कि भाई जो मतलब केंद्र सरकारी राज्य सरकारी कानून है वो किस प्रकार से लागू होने चाहिए या फिर लागू होनी चाहिए भी या नहीं अनुसूचित क्षेत्रों में, इसके लिए भी वो सलाह का काम कर सकता है। तो जो हमारी पाँचवीं अनुसूची है, भारतीय संविधान की पाँचवीं अनुसूची है, उसमें 10 ऐसे राज्यों को समाहित किया गया है जिसको अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया है। तो पाँचवीं अनुसूची में हमारे भारत के 10 राज्य आते हैं, जिनमें से पहला है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। तो ये जो 10 राज्य हैं ये भारतीय संविधान की पाँचवीं अनुसूची में आते हैं। तो ये हो गया हमारे भारत संविधान की पाँचवीं अनुसूची। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय संविधान की छठी अनुसूची। देखो, दोनों ही अनुसूची जनजातियों से संबंधित हैं, लेकिन बेसिक अंतर इनमें हम अब पढ़ेंगे कि क्या अंतर है। तो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में क्या है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में भी कुछ अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं, लेकिन उन्हें कुछ अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है। स्वायत्तता कैसे कि यह भी आदिवासी आबादी की रक्षा करता है छठी अनुसूची, और इस अनुसूची में जो राज्य आते हैं उन्हें अधिक स्वायत्तता मिली होती है। ठीक है, और ये क्षेत्र जो होते हैं अन्य राज्यों से में अधिक प्रगतिशील होते हैं। इसमें केवल 4 ही राज्य आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि AMTM। ठीक है, ऐसे करके हम इसे याद कर सकते हैं। ये 4 राज्य आते हैं, और यही 4 राज्य जो होते हैं इनको कुछ विशेष प्रावधान भी मिले हुए हैं, विशेष कुछ स्वायत्त क्षेत्र, कुछ सहायता मिली हुई है, जिसके कारण ये अधिक प्रगतिशील हैं अन्य की तुलना में। यह आदिवासी आबादी की रक्षा करता है, जो छठी अनुसूची के जो प्रावधान है वो, और स्वायत्त विकास परिषद के निर्माण के माध्यम से समुदाय को स्वायत्तता प्रदान करता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में क्या होता है, स्वायत्त विकास परिषद की स्थापना की जाती है, जो कि यहाँ के जो है नियम कायदे कानून तय करते हैं, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के जो जितना भी क्रियाकलाप होते हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है, वो इन्हीं के द्वारा की जाती है। और अगर ऐसा होता है कि किसी राज्य में अगर काफ़ी कई अन्य अनुसूचित क्षेत्र हैं, तो उसमें से जिला कुछ क्षेत्रीय क्षेत्र भी बना दिए जाते हैं। और ये चीज़ हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) में और अनुच्छेद 275(a) में आती है। नेक्स्ट हम इस चीज़ को इस मैप के थ्रू भी समझ सकते हैं। इसमें जो हमें दिख रहे हैं ग्रीन कलर के राज्य, ये आते हैं हमारी भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंदर, जैसे कि असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ये चारों राज्य हमारे भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में आते हैं। और भी है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये भी नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। इनको भी काफ़ी हद तक स्वायत्तता मिली गई है, जैसे कि ILP के द्वारा। ILP यानी कि इंटर लाइन परमिट व्यवस्था। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि यहाँ के इलाकों में आने के लिए आपको विशेष परमिशन की आवश्यकता होती है। तो ये भी व्यवस्था की गई है, और इन राज्यों को विशेष प्रावधान सहायता भी प्रदान की गई है। नाउ बात आती है प्रावधानों की कि क्या क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं अनुसूचित छठी में। तो इसी की राज्यपाल को स्वायत्त जिले को व्यवस्थित और पुनर्गठित करने का अधिकार है। अगला है कि यदि स्वायत्त जिले में विभिन्न जनजातियाँ हैं, मतलब कोई स्वायत्त जिला है उसमें अन्य मतलब कई अधिक जनजातियाँ हैं, तो उनके लिए स्वायत्त क्षेत्र भी विभाजित किए जाएंगे, ये व्यवस्था भी की गई है। और जितने भी जिले में एक जिला जो परिषद होता है उसमें 30 सदस्य होंगे। 30 सदस्यों में से 26 सदस्य जो है वैसा मताधिकार के द्वारा चुने जाएंगे, और 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे। ठीक है, जो वैसा मताधिकार के द्वारा चुना जाता है वो बताइए 5 साल का उनका कार्यकाल होता है, अगर कोई भंग ना हो अगर परिषद तो। और जो ये 4 मनोनीत होते हैं, ये तो राज्यपाल के अनुसार की इच्छा पर ही मनोनीत किए जाते हैं, उन्हीं के हिसाब से इसका कार्यकाल भी निर्धारित होता है। हाँ, अब एक टॉपिक है हमारा जनजातियों के विकास संबंधित प्रावधान, कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, यानी कि स्वतंत्रता से लेकर अब तक कौन से मेजर कानून बनाए गए हैं जनजातियों से संबंधित, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हमारा देखो भारत का संविधान बना, उस संविधान में भी क्या था, जनजातियों के लिए कुछ व्यवस्था की गई, जैसे कि छठी अनुसूची में पढ़ा, पाँचवीं अनुसूची में पढ़ा, और भी अन्य प्रावधान अन्य अनुच्छेदों के द्वारा भी व्यवस्था की गई है ताकि जनजातियों का विकास हो सके। फिर 1974 से 1979 में
ट्राइबल सब प्लान लाया गया। ट्राइबल सब प्लान और एक ये समय अवधि दी गई है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की है। इस योजना के साथ ही ये ट्राइबल सब प्लान भी जोड़ दिया गया उसमें, और इसमें ये लक्ष्य निर्धारित किया गया, ये इसको शुरू करने का उद्देश्य ये था ताकि जनजातियों का भी विकास हो सके, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के अवसर प्रदान हो सके। तो इससे संबंधित था ट्राइबल सब प्लान। फिर आया 1989 में जनजातियों और जातियों के अत्याचार निवारण अधिनियम। ये 1989 में, यानी कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय इसकी घोषणा की गई थी। और ये कानून था जिसमें कि जनजातियों के साथ में या फिर अनुसूचित जातियों के साथ में होने वाले अत्याचारों का जो है को कम करने के लिए ये कानून जो है लाया गया था। इसमें 23 ऐसे दंड संहिताएँ जो हैं लिखी गई थी, बनाई गई थी, जो कि जनजातियों के साथ में होने वाले किसी प्रकार के अत्याचार का विरोध करती हैं, ठीक है, उनको दंडनीय मानती हैं। फिर आया पेशा अधिनियम। पेशा अधिनियम क्या था, जो कि 24 दिसंबर 1996 में आया। पेशा एक ऐसा अधिनियम था जिसमें कि पंचायतों की जो व्यवस्था होती है उसी के अंतर्गत जो है जनजातीय क्षेत्रों को भी जोड़ दिया गया। और जो है अभी ग्राम सभाओं के द्वारा जो है इन क्षेत्रों के निर्धारण, पंचायतों के द्वारा इन क्षेत्रों के निर्धारण, इन क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था जो है की गई। ये पेशा अधिनियम के द्वारा जो है किया गया था। फिर आया वन अधिकार अधिनियम। वन अधिकार अधिनियम एक बहुत ही जो है काफ़ी हद तक परिवर्तनकारी जो है सिद्ध हुआ, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वन अधिकार अधिनियम क्या था? वन अधिकार अधिनियम 2006 में आया था। इस अधिनियम को अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के नाम से भी जाना जाता है। तो इस अधिनियम को हम वन अधिकार अधिनियम तो कहते हैं, लेकिन इसको अन्य अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। जनजातियों को वनों और भूमि पर कानूनी मालिकाना हक प्रदान करने के लिए 2006 में वन अधिनियम कानून लाया गया। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जनजातियों के लिए प्रावधान तो बहुत से हमारे संविधान में किए गए, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति में अधिक सुधार जो है नहीं आया था, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी परेशानी विस्थापन की थी कि कभी भी उनको उनकी जगह से, उनकी मूल जड़ों से उनको उखाड़कर फेंक दिया जाता कहीं पर भी। जब उनका विस्थापन होता था तो केवल वो एक जगह का परिवर्तन होना, एक जगह का उनसे अलग होना नहीं होता था, उनकी पूरी की पूरी संस्कृति का उनसे अलग होना होता था, जो कि उनकी पूरे अस्तित्व पर, पूरे उनके व्यक्तित्व पर एक प्रहार होता था, जिसके बाद वो पूरी तरीके से अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते थे, क्योंकि उनकी संस्कृति उनसे छिन जाती थी। जिस मूल स्थान पे वो रहे हैं, जहाँ पर जो है उन्होंने अपने परंपरागत अस्तित्व को बनाया है, वो उनसे कहीं ना कहीं अलग हो जाता था। तो विस्थापन की समस्याएं उनके पास थी, साथ ही साथ जो है वन ही उनका जो है घर होते हैं, और कई बार उनको वन से ही अलग कर दिया जाता था, वन को ही सफा कर दिया जाता था। तो ये सब चीज़ें जो है उनको काफ़ी अधिक जो है प्रभावित कर रही थी। तो इसी स्थिति को सुधारने के लिए वन अधिकार अधिनियम आया और जनजातियों को वनों पर पूर्णतः अधिकार दे दिया गया। जो भी वन होते हैं, भूमि होते हैं, उन पर उन्हें कानूनी अधिकार दे दिए गए, कानूनी मालिकाना अधिकार दे दिए गए कि जिस क्षेत्र में वो रहते हैं उस क्षेत्र का मालिकाना हक, भूमि हो, वन हो, वो जनजातियों को ही सौंप दिया गया। तो इसकी विशेषता यही है कि इसमें उनको मालिकाना हक प्रदान किया गया, पहली बात ही मेन विशेषताएँ हैं। फिर जंगलों के संरक्षण, उनको प्रबंधन करने का भी उनको अधिकार दे दिया गया कि जंगलों का जितने भी व्यवस्था करनी है, प्रबंधन करना है, संरक्षण करना है, वो सारा जो है अब इन जनजातियों के हाथ में ही सौंप दिया गया। और जीविका का अधिकार साथ ही प्रदान किया गया, बिकॉज जंगल ही उनकी जीविका है। और साथ ही साथ अन्य प्रावधान भी जो है वन अधिकार अधिनियम में किए गए, लेकिन मेन चीज़ ये थी कि उनको अब जो है उनको एक मालिकाना हक उनकी भूमि पर, उनकी संपदा पर उनको मिल गया। तो हमने ये देखा कि जो जनजाति है वो हमारे समाज का, हमारे देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इनको भी काफ़ी अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। संविधान में काफ़ी अधिक प्रावधान किए गए हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि उनकी स्थिति अभी भी दयनीय है। तो सबसे पहले तो हमें लोगों की मानसिकता में ये लाना होगा कि ये लोग भी हमारे ही समाज का एक भाग हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ ये जो है हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये अभी भी जंगलों में रहते हैं, जंगलों में अपनी संस्कृति को जो है ये आज भी जो है बनाए हुए हैं, और जो है समाज के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। इसी के साथ दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो। थैंक यू, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।